नमस्कार। आज हम लोग जनसंख्या प्रवास में चर्चा करेंगे सन 2001 में अंतर प्रादेशिक प्रवास में बहिर्गमन आउट माइग्रेशन तथा अंतर प्रवास माइग्रेशन की भारत में स्थिति। तो सन 2001 में भारत में बहिर्प्रवासों आउट माइग्रेशन की संख्या जो है 168 लाख रही, जिसमें सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश का 22.6%, बिहार में 13.6%, राजस्थान में 5.9%, महाराष्ट्र में 5.3%, मध्य प्रदेश में 5 नामक 5 राज्यों का विशेष योगदान रहा। कर्नाटका 4.6%, पश्चिम बंगाल 4.3%, तमिलनाडु 4%, आंध्र प्रदेश 3.8%, झारखंड 3.7%, हरियाणा 3.5%, पंजाब 3% और राज्य बहिर्वास की दृष्टि से भारत के प्रमुख राज्य रहे। दूसरी ओर सन 2001 में भारत में अंतर प्रवासियों इन माइग्रेंट्स की कुल संख्या 168 लाख रही, जिसमें सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र 19.2%, दिल्ली 12.9%, हरियाणा 7.3%, गुजरात 6.7%, उत्तर प्रदेश 6.4% राज्यों का योगदान रहा। चारों राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में भारत की कुल अंतर प्रवास का लगभग 53% भाग देखने को मिलता है। कर्नाटक में 5.2%, पंजाब में 4.8%, राजस्थान में 4.3%, पश्चिम बंगाल में 4.3%। भारत में अंतर प्रवास की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय राज्य देखने को मिलते हैं। जब हम भारत के आंतरिक प्रवास पर चर्चा करते हैं तो इनको 4 भागों में हम विभाजित किया जाता है। ग्राम से ग्राम में प्रवास, ग्राम से नगर में प्रवास, नगर से ग्राम की ओर और नगर से नगर की ओर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू रूरल, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू रूरल, माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू अर्बन। ग्राम से ग्राम को प्रवास, तो भारत में आंतरिक प्रवास में ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को प्रवास जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत में कुल आंतरिक प्रवास का लगभग 55% 2001 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रवास देखने को मिलता है। इसके पीछे जो कारण है, बृहद स्तर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शादी हो जाने के प्राय वे अपने पति के गांव अस्थायी रूप से जाकर बस जाती हैं और नहर निर्माण, ईंट निर्माण, गृह निर्माण, कृषि संबंधी कार्यों में मजदूरी की आपूर्ति के लिए भी ग्राम से ग्राम में प्रवास सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। लेकिन इन कार्यों के लिए किया गया प्रवास अल्पकालिक देखने को मिलता है। प्रायः उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में से होता है जहां ग्रामीण की जनसंख्या वहां की कृषि भूमि की भार वहन क्षमता से अधिक होती है। 2001 में अगर देखें तो देश में कुल प्रवास जो हुआ 36.3%, कुल महिलाओं का प्रवास जो हुआ वो 64% ग्राम से ग्राम की ओर हुआ, और जो कि अन्य प्रवासों की तुलना में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ग्राम से नगर की ओर प्रवास जब हम देखते हैं तो भारत में कुल प्रवास, आंतरिक प्रवास 21% सन 2001 में भाग जो है ग्राम से नगरों की ओर जाता है। यह प्रवास मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है, क्योंकि ग्राम से नगर की ओर प्रवास के लिए कई आकर्षक तथा प्रत्याकर्षक पुल एंड पुश फैक्टर उत्तरदायी होते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि के चोट और उत्पन्न बेरोजगारी, ये 3 चीज़ चूँकि जब जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, परिवार बड़ा होता चला जाता है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जोत का आकार छोटा होता चला जाएगा, परिवार बंट जाते हैं तो अपने अपने हिस्से, जो एक कहावत है, बधी है मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जो बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार देखने में बहुत बड़ा लगता है, जिस दिन बंटवारा हो जाता है वो छोटे लोगों से भी छोटा होने में देखने में लग जाता है। जो एक घर दिखता रहता है वो 10 घरों में बंट जाता है, 10 जगहों में चला जाता है। तो जब 10 घर बनेगा तो मान के चलिए कि वो घर कहाँ बनेगा, तो वो खेत में ही बनेगा, और खेत भी एक्वायर होता चला जाएगा, जगह छोटी होती चली जाएगी। ये क्यों हो रहा है? ये जनसंख्या के बढ़ने पर हो रहा है। इसीलिए जनसंख्या लगातार वितरित होती रहती है और जनसंख्या लगातार माइग्रेट करती रहती है, और
टूटती रहती है जनसंख्या। जब भार बढ़ता चला जाता है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ये स्थिति हो जाती है। और पुल फैक्टर और पुश फैक्टर जो सबसे ज़्यादा है, जब भार भी बढ़ जाएगा तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि परिवार में वो आदमी ज़्यादा समझ जाता है जिसके परिवार में लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हों या प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, और जो परिवार जो है इसी पर ही आधारित होता है कंप्लीटली टूट जाता है और वो उसको खड़ा होने में बहुत समय लग जाता है और निश्चित तौर पर वो संघर्ष का सबसे बड़ा हिस्सा उसके खाते में जाता है। इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी और घटती कृषि जोत, इस तरीके से कृषि जोत घट जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है और नगरों में रोज अवसर ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं तो वो व्यक्ति भागकर नगर की ओर जाता है और दो पैसे कमाने के बारे में सोचता है। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षा का होना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं अभाव देखने को मिलता है। फिर भी ग्राम से नगरों की पास ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आज की डेट में कहा जाए, शिक्षा एक चीज़ अगर ले लिया जाए तो आज प्राइवेट मैनेजमेंट के इतने स्कूल खुल गए हैं कि आपको पीएचडी जो है प्राइवेट मैनेजमेंट में आप देखने को पा सकते हैं। और ये प्राइवेट आपका पैदल कराकर आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन उनकी डिग्री किसी काम की नहीं। वो सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ प्रोग्रेस के लिए सारा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को देख लिया जाए तो स्वास्थ्य सुविधा स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम कोई भी प्रदेश, कोई भी गांव, कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा कि जहां प्राइवेट विद्यालय न खुल गए हों। मास्टर एक भी नहीं रहेंगे और विद्यार्थी भी नहीं रहेंगे, केवल परीक्षा ले रहेगा। ये व्यापार के लिए एक फैक्ट्री निश्चित तौर पर मान के चलिए कि गांव में दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा का बड़ा अभाव है। सामान्यतः उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से नगर में जितना अधिक विकसित मिलता है, गांव में नहीं मिलता है। आज एक घटना बताऊं मैं। 4 बल्टा वाले रसड़ा से लेके मऊ दूध आए और सबके पास 2-2 कुंटल दूध था और मां जबरदस्त पानी मिला रहे थे। पूछा कि इतना पानी क्यों मिला रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि जो है कोई दाम देता ही नहीं है। अब आप मान के चलिए कि रुपया, गाय का दूध 10 रुपया, मऊ की मार्केट में खरीदने वाले लोग खड़े हैं। अब 10 रुपये और 17 रुपये में कौन सा दूध खरीदेगा? अगर नदी का पानी मिला के अगर दे रहा है तो भी आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम बेईमानी करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। सामान्यतः उद्योग और व्यापार अगर सही दृष्टि से सही पैसा दे दिया जाए तो कोई लगभग बेईमानी, बहुत कम लोग बेईमानी करेंगे, ज़्यादातर लोग बेईमानी नहीं करेंगे। सामान्यतः उद्योग और व्यापार की दृष्टि से नगर विकसित होता है। गांव से दूध लेके आए और नगर में 17 रुपये किलो से लेके 50-60 रुपये किलो तक सप्लाई कर दिया। आसानी से जैसा ग्राहक वैसा दाम। उन बस्ती में उतनी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रवास होता है और सन 2001 में यदि हम देखें तो पुरुष प्रवास जो है 31.6%, महिलाओं का प्रवास 15.8% ग्राम से नगर की ओर हुआ। ग्राम से नगर की ओर प्रवास भारत के कुल आंतरिक प्रवास में नगर से ग्राम की ओर होने वाले प्रवासों का योगदान 6%, मतलब बहुत ही कम। विकसित स्तर पर व्यापारिक कृषि में रुचि रखने वाले नगरीय व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमों रोजगार प्राप्त करने वाले नगरीय व्यक्ति प्रायः नगर से ग्राम की ओर प्रवास करते हैं। उसके पीछे एक और कारण होता है कि जब सर्विस करने वाला आदमी जो होता है वो जब पूरी ज़िंदगी शहर से ऊब जाता है तब वो सोचता है कि मैं गांव में चलूँगा, एग्रीकल्चर करूँगा, कृषि करूँगा और चैन की ज़िंदगी जीऊँगा। तो ऐसे व्यक्तियों का परसेंटेज बहुत कम है। अब कल्पना करिए कि जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रह रहा है
और पूरी ज़िंदगी जिसने ना आसमान देखा और ना ज़मीन देखा, तो वो बुढ़ापे में 65 साल के बाद, 70 साल के बाद ज़मीन और आसमान उसको देखने के लिए मिलता है, तो निश्चित तौर पर साल 2 साल 5 साल वो गांव में, यदि है उसके पास तो, और नहीं है तो उसी बिल्डिंग में ही वो मर जाना उसके लिए बाध्यता है। तो वो जाता है और गांव की तरफ कुछ दिन अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसके अलावा शहरों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अन्य तरीके के प्रदूषण, शहरी सुविधाएं पर्याप्त होने लगती हैं। कुछ शहरों में लोग इनके समस्याओं से ग्रस्त होकर ग्रामीणों में जाकर रहने लगते हैं, बशर्ते ग्रामों में विकसित सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध पर्याप्त हों। एसी लगाने वालों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर 50% लोगों को गठिया रोग हो गया है और वो कार्य करने में बड़े अक्षम प्रतीत होते हैं। 2001 का आंकड़ा यदि देखें तो देश के कुल पुरुष प्रधानों का जो था प्रवास का 8.6% देखने को मिलता है। कुल महिलाओं प्रवास का देखें तो 5.7, ग्राम से नगर से ग्राम की ओर हुआ, और जो अन्य प्रवासों की तुलना में बहुत कम है। ये एक ही शर्त पर बढ़ सकता है कि जब जो है हम डिसेंट्रलाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन करें और नगरों में की तुलना में गांव में उद्योग को बढ़ावा दें। लेकिन अब इस पर कार्य चालू हो गया है, धीरे धीरे अब गांव में भी लोग रुकना चालू करेंगे। नगर से नगर की ओर प्रवास, तो भारत के कुल आंतरिक प्रवास में नगर से नगर की ओर प्रवास का योगदान 15% रहा 2001 के आंकड़े के अनुसार। इस प्रकार का प्रवास प्रायः छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर, बड़े नगरों से महानगरों की ओर, यह प्रवास मुख्यतः रोजगार से अधिक आकर्षक अवसर प्राप्त होने के कारण होता है। जैसे छोटी छोटी कंपनीज़ में काम करने वाले आज की युवा वर्ग 5,000 10,000 से काम शुरू करके 15,000 तक काम करते हैं। मान लीजिए जब वो कंपनी छोड़ना और पकड़ने का काम उनके पूरे जीवन भर लगा रहता है। कोई बजाज में कर रहा है तो रिलायंस में मान लीजिए कि जो है 50,000 की नौकरी मिली तो वो छोड़कर चला मुंबई चला गया। मान के चलिए कि जो है ब्रह्मपुत्र में लग गया, 1 लाख रुपया लग रहा है, तो वो रिलायंस छोड़ के जो है ब्रह्मपुत्र में चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। तो इस तरीके से प्रवास जो होता है वो बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, फरीदाबाद, गुरुग्राम, लुधियाना, भारतीय नगरों में इस प्रकार के प्रवास मुख्यतः देखने को मिलते हैं। 2001 में देश के कुल पुरुष का प्रवास 20%, कुल महिला का प्रवास 12% नगर से नगर की ओर होता है। अब जो हम देखते हैं कि इसकी जो स्थिति है भारत में पुरुष और स्त्रियों के प्रवास के क्या कारण हैं, तो भारत में पुरुष व स्त्रियों के प्रवास के कारणों के विश्लेषण से हम ज्ञात कर पाते हैं कि विभिन्न कारणों से प्रवास करते हैं। 2001 से में 0 से लेकर 9 वर्ष तक की अवधि के निवास के अनुसार अधिकतम प्रवास जो हुए वो 38% पुरुष काम एवं रोजगार के कारण प्रवास करने के लिए गए, जबकि 3% महिलाओं ने काम के लिए, रोजगार के कारण प्रवास किया। तो निश्चित तौर पर अभी भारतीय समाज में ऐसा स्ट्रक्चर है कि पुरुष काम करेगा, महिला काम नहीं करेगी। और जिन घरों में महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वहाँ पर आज भी समस्या बहुत ही ज़्यादा है। दुर्गेश भाई को नमस्कार। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती हैं, क्योंकि विवाह के पश्चात उनके मायके से ससुराल जाना पड़ता है। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्त्री विवाह प्रवाह कानून की भिन्नता के कारण पुरुषों को विवाह के पश्चात अपना निवास छोड़कर पत्नी के निवास पर जाकर रहना पड़ता है। अगर कल्पना करिए कि भारत के ये हर प्रांत में अगर ऐसा हो जाए तो पुरुष जितना स्त्रियों के ऊपर शोषण करता है वो शायद भूल जाएगा और वो साधु का रूप धारण कर लेगा। क्योंकि जो है जब पुरुष शोषण करता है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो शोषण करना बंद कर देगा। जहाँ स्त्री
दूसरी ओर देश के कुल विवाहजन्य प्रवास में पुरुष प्रवास का जो योगदान केवल 2% का है और पुरुष व स्त्रियों के प्रवास के कारण जो भिन्नता देखने को मिलती है वो विश्लेषण से जब हम ज्ञात करते हैं तो वो 2001 से 0 से 9 वर्ष की जो अवधि वाले निवास के अनुसार पुरुष प्रवास के कारणों में 38% योगदान रोजगार और काम का रहता है, जबकि परिवार के साथ जाना, जन्म के बाद जाना, शिक्षा के लिए जाना कम से प्रति 25%, 10% और 6% योगदान देखने को मिलता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार सभी अवधियों में भारत में विश्व के विभिन्न देशों से 50 लाख व्यक्तियों का आप्रवास हुआ है, जिसमें 96% आप्रवासी पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से आए। तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार नामक देशों के लगभग 1.6 लाख व्यक्ति भारत में शरणार्थी के रूप में निवासित रहे, ऐसा 2001 के आंकड़ों के अनुसार पाया जाता है। भारत में उत्प्रवास के संदर्भ में ऐसा अनुमान है कि भारतीय प्रसार विश्व के अन्य देशों में भारतीय लोगों की संख्या के अंतर्गत 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में निवासित हैं। प्रवास के नियम 1960 के दशक से जब हम देखते हैं तो प्रथम चरण में भूगोल में हुई मात्रात्मक क्रांति भूगोल को सिद्धांत तथा नियमों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए लेकिन यह एक कठिन कार्य था कि प्रवास से जुड़े मानवीय व्यवहार के लिए सुपरिभाषित नियमों को कैसे परिभाषित किया जाए। वास्तव में प्रवास की प्रक्रिया तथा इससे जुड़े कारक प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अधिक से अधिक जटिल होते गए और साथ ही जनसंख्या भूगोल में प्रवासी संबंधी उपयुक्त व विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवास संबंधी नियमों के प्रतिपादन का कार्य बहुत ही आसान नहीं रह जाता। इस संदर्भ में हम्फ्री महोदय का मानना है कि प्रवास को कुछ सुनिश्चित नियमों की तुलना में इसको नियम विरोधी के लिए विशिष्ट जाना जाता रहा है, क्योंकि प्रवास को एक नियम में नहीं बांध के काम कराया जा सकता। प्रवास संबंधी नियमों के प्रतिपादन की कठिनाइयों के बावजूद प्रवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अनेक नियम प्रतिपादित किए। रोवेंस्टीन का नियम, गुरुत्व का नियम, न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत, ली के प्रवास का सिद्धांत, रेवेंस्टीन का प्रवास मॉडल, ईजी रेवेंस्टीन लॉ माइग्रेशन। प्रवास से संबंधित सैद्धांतिक रूपरेखा का प्रतिपादन करने का श्रेय ई रेवेंस्टीन महोदय को 1885 में उन्होंने अपने शोध पत्र द लॉज ऑफ माइग्रेशन में प्रवास को निम्नलिखित रूपों में प्रतिपादित करने का प्रयास किया। माइग्रेशन एंड डिस्टेंस, प्रवास एवं दूरी। बृहद संख्या में प्रवासी अल्प दूरी तक ही गतिशील रहते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कारण हैं। दूरी एवं प्रवास के मध्य ऋणात्मक संबंध मिलता है। मानवीय प्रवास की यह प्रवृत्ति डिस्टेंस डिके लॉ, दूरी अपक्षय नियम कहलाती है। रेवेंस्टीन ने बताया कि जनसंख्या प्रवास दूरी बढ़ने पर मात्रा घटती जाती है। अधिक दूरी पर प्रवास केवल बृहद व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र की ओर ही रह जाता है। इसके पीछे जो मुख्य कारण जो देखने को मिलता है कि दूर जाना, दूरी तक जाना, वो सबसे पहले तो मान के चलिए कि रुपए और पैसे की समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरी बात यह है रूढ़िवादिता खड़ी हो जाती है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई दूरी पर जाता है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उसके पास उसका कोई अपना सगा संबंधी नहीं रहता है। यदि आप देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तो कंपनीज़ में जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई मजदूर जाते हैं वो सारे सामूहिक रूप में जाते हैं और किसी न किसी एक बड़े कमरे को लेकर 15,000 20,000 रुपये के कमरे में सामूहिक रहते हैं। तो वहाँ पर दूसरी तरीके की जो समस्या खड़ी होती है वो ये होती है कि जब वो पैसा पाते हैं तो वहाँ पर उनके पैसे चोरी हो जाते हैं और अन्य प्रकार की भी समस्याएं, एक ही कमरे में बनाना खाना या दूसरे प्रकार की समस्याएं
जो है जन्म ले लेती हैं। और इस तरीके से देखेंगे तो बहुत हिम्मत कर कर ही आदमी दूरी पर जाता है। व्यापारी और उद्योगपति का क्या है कि वो अपने व्यापार के लिए जो है, चूँकि उसके पास पैसा है, पैसे से वो दूरी उसके लिए छोटी हो जाती है और वो एक देश से दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या दुनिया के किसी कोने में उसके जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ठहरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। होल वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक ए विलेज फॉर अ बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों के लिए हो जाता है। अवस्थाओं में प्रवास, माइग्रेशन बाई स्टेजेस, तो तीव्र गति से बढ़ रहे बड़े नगरों के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्रों की निवास नगर की ओर करते रहते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है और दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोग भरते हैं। यह क्रम लगातार अवस्थाओं में चलता रहता है और जब तक संबंधित बड़े नगर के प्रभाव में कई अवस्थाओं में दूरी तक नहीं आ जाते। तीसरा क्या है कि धाराएं एवं प्रतिधाराएं, करंट एवं काउंटर करंट्स। प्रत्येक प्रवास की धारा के पीछे क्षतिपूर्ति के लिए प्रवास की नियम की दूसरी कम शक्ति प्रतिधारा चलती रहती है। प्रवास में ग्रामीण नगरीय अंतर, रूरल अर्बन डिफरेंशियल, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रवास की प्रवृत्ति कम मिलती है, क्योंकि नगर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, इसलिए नगर के लोग कम प्रवास करते हैं। नगर के लोग एक ही स्थिति में प्रवास करते हैं, या तो पढ़ाई लिखाई के लिए या तो नौकरी लग जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास में महिलाओं का अधिक, अल्प दूरी में ये महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रवास करती हैं शादी विवाह के चलते। और तकनीकी विकास में प्रवास, जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तब भी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रवास में निहित उद्देश्य जो होता है, मोटिव्स बिहाइंड माइग्रेशन, तो मोटिव्स बिहाइंड माइग्रेशन जो है उसके पीछे जो है इकोनॉमी सबसे पहले है, और जो इकोनॉमी के साथ साथ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, ये सारी चीज़ें हैं। और रेवेनस्टीन के मॉडल को अगर संक्षेप में कहा जाए तो अधिकांश प्रवास देश के अंदर जो है लघु दूरियों के लिए होता है। दीर्घ दूरियों के लिए प्रवास आर्थिक क्रियाकलापों और महत्वपूर्ण केंद्रों के लिए होता है। दीर्घ दूरी जो है पुरुष प्रधान समाज करता है। दीर्घ दूरी में प्रवास प्रमुखता युवा वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, जिसमें परिवार व बच्चे सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि वह रिस्क लेने के लिए क्षमतावान होता है। वह खड़ा होकर, बैठकर, लड़कर, झगड़कर किसी भी स्थिति में जा सकता है। प्रवास में सांस्कृतिक व पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आर्थिक कारकों की तुलना में उनका महत्व कम होता है। प्रवासियों की संख्या तथा प्रवास में प्रतिकूल संबंध होता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ लगातार प्रवास में कमी आती जाती है, ऐसा देखा गया है। ये रेवेनस्टीन का पूरा मॉडल था। और दूसरा है प्रवास का गुरुत्व मॉडल, द ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन। तो ये है जॉन क्यू स्टीवर्ट ने सर्वप्रथम 20वीं सदी में चौथे दशक में जनसंख्या प्रवास की समाकृतिक संबंध, आइसोमेट्रिक रिलेशन तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को इंगित करते हुए उन्होंने इस गुरुत्व मॉडल को प्रतिपादित किया। लेकिन यह माना जाता है कि डब्ल्यू.जे. रैली ने 1929 में प्रवास के गुरुत्व मॉडल का प्रतिपादन दिया था। सन 1929 में उन्होंने दो नगरों के मध्य लोगों का प्रवास उनके जनसंख्या के गुणनफल का समानुपाती बताते हुए मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रैली के प्रवास का जो मॉडल इस संकल्पना पर आधारित है कि एक या दोनों नगरों के आकार में वृद्धि होने पर दोनों नगरों के मध्य होने वाले प्रवासों में लगातार वृद्धि होती जाती है। और इसके लिए उन्होंने रैली में जो सूत्र दिया, MI बराबर P1/P2/D², जहाँ MI बराबर माइग्रेशन इंडेक्स प्रवास सूचकांक के समानुपाती स्थिरांक, P1 प्रथम स्थान जहाँ से वो छोड़ेगा, P2 द्वितीय जनसंख्या का स्थिरांक आकार जहाँ पर वो पहुँचेगा, और D प्रथम द्वितीय स्थानों के मध्य की दूरी। गहरा भाई को नमस्कार। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मॉडल में रैली ने यह ज्ञात किया कि कोई स्थान जितनी संख्या में आकर्षित होगा
यह दो नगरों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा और दोनों नगरों के मध्य दूरी बढ़ने के साथ साथ उनमें होने वाले प्रवास में कमी आती जाती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को अगर देखें तो गुरुत्व मॉडल में यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में प्रवासियों को आकर्षित करने की शक्ति उस क्षेत्र के आर्थिक आधार और आकार में होती है। निश्चित तौर पर कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कौन भगाता कौन है, भगाएगा वो जहाँ पर कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश, ऐसा गांव, ऐसा नगर वो भगा देगा अपने लोगों को, या ऐसा परिवार कि जहाँ पर उत्पादन जीरो है और वो उत्पादन की तलाश में, हरे चारे की तलाश में, नौकरी की तलाश में, अर्थव्यवस्था की तलाश में वो पृथ्वी के उस भूभाग पर जाएगा जहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। जब आप अफ्रीका केप ऑफ हॉर्न के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो वहाँ पर जनजातियाँ या आदिवासी हरे चारे को जो है जहाँ पर वो रहते थे, जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज आए तो उन्होंने केवल 2 डिग्री अक्षांश और देशांतर पर उन्होंने उनको ऊपर नीचे खसका दिया, तो उनकी सारी चीज़ें जो उनके हरे हरे चारागाह थे वो सारे जो है वो ख़त्म हो गए, और जहाँ पर चारागाह नहीं थे वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती ले जाके पटक दिया और उनसे टैक्स और लगान लेना चालू कर दिया, ज़बरदस्ती हड़पने का प्रयास किया। ये तो अंग्रेज़ों की कहानी है। लेकिन आप जब देखेंगे पूरी पृथ्वी पर माइग्रेशन के आकार को देखेंगे तो पूरी जनता वहीं माइग्रेट कर कर जाती है जहाँ पर कि उसको जीवन का आधार दिखाई देता है। न्यूनतम प्रवास सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इफोर्ट, इस सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इफोर्ट नामक पुस्तक में 1940 में जॉर्ज के जिफ ने किया हुआ था। जिफ के इस सिद्धांत में एक सामाजिक तंत्र में वस्तुओं, सूचनाओं, व्यक्तियों के प्रवास के अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इस सिद्धांत में 2 मानवीय समुदायों, मानव के उन क्षेत्रों या समुदायों को प्रवास करने का प्रयास करता है जहां पहुंचाने के लिए उसे स्तर का न्यूनतम प्रवास, लीस्ट अमाउंट ऑफ इफोर्ट करना पड़े, अर्थात कम से कम बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़े, तो वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होगा। इसे प्रवास की दूरी या व्यतिक्रम का नियम, इनवर्स डिस्टेंस लॉ ऑफ माइग्रेशन कहते हैं, जिसके अनुसार प्रवास की मात्रा तथा प्रवासियों द्वारा तय की गई दूरी के मध्य व्युत्क्रम प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। द वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द माइग्रेंट्स। जिफ के अनुसार 2 नगरों के मध्य प्रवास की मात्रा उनके इन नगरों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है। यदि यह दूरी अधिक है तो उसको तय करने में आने वाले अवरोधों को पार करने में प्रवासियों को अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जिसके कारण प्रवासियों की संख्या घट जाती है। और 2 समुदायों के मध्य जो प्रवास की मात्रा होती है उसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सूत्र दिए। MIJ बराबर जो है K P1 P2 अपान DJ। MIJ किन्हीं 2 समुदायों I और J जो है मध्य प्रवास की मात्रा, K समानुपाती स्थिरांक, P1 प्रथम समुदाय की जनसंख्या, P2 द्वितीय समुदाय की जनसंख्या, और DIJ दोनों समुदाय के मध्य तय की गई दूरी को दर्शाकर हम जो है आसानी से निकाल ले जाएंगे कि डिस्टेंस डिके लॉ का नियम का पालन कैसे होता है। ली के प्रवास का सिद्धांत। एवरेस्ट ली ने 1966 में प्रवास की प्रक्रिया के 3 कारकों समूह को उत्तरदायी माना। पहला क्या था? उन्होंने उद्गम स्थान को कारक माना। इफो फैक्टर्स एसोसिएशन विद द एरियाज ऑफ ओरिजिन। निश्चित तौर पर गंतव्य जो उद्गम स्थल होता है वो प्रवास के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। वो पुश करता है, ढकेलता है, भगाता है, कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और जब जगह नहीं है, निश्चित तौर पे मान के चलिए मनुष्य हो या जानवर हो या प्राणी जगत का कोई भी जनसमूह हो, वो वहाँ से भागता है और भागकर पृथ्वी के उस भूभाग पर जाएगा जहाँ पर उसको स्थान मिलेगा। दूसरा है गंतव्य स्थान के कारक, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द एरियाज ऑफ डेस्टिनेशन।
तो तीसरा, व्यक्ति द्वारा महसूस की जाने वाली अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती बाधाएं, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स परव्यूड बाय द इंडिविजुअल्स। ली के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यतः दो तीन कारक समूह प्रवास के निर्णय को प्रभावित करते हैं। इन द every area there are usually 2 or 3 sets of factors that influence the decision of migrants। ली का मानना है कि प्रवास के उद्गम तथा गंतव्य दोनों स्थानों पर प्रवास को धनात्मक आकर्षित करने वाले तथा ऋणात्मक विकर्षित करने वाले पुल और पुश कारक उपस्थित होते हैं। यदि गंतव्य स्थल में धनात्मक कारक अधिक है तो उद्गम स्थल पर ऋणात्मक कारक अधिक हो जाएगा, तो प्रवास की अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरी ओर प्रवास के मध्यस्थ बाधाएं तथा व्यक्तिगत कारक भी प्रवास निर्णय को प्रभावित करते हैं। मध्यस्थ बाधाएं बड़ी व कठिन होने पर प्रवास के मध्य ही रुक जाता है। तो इस प्रकार ली ने धनात्मक, ऋणात्मक तथा मध्यवर्ती बाधाओं का सैद्धांतिकरण करके जनसंख्या, प्रवास की मात्रा और प्रवाह को प्रवासियों के मध्य संबंधी परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। और प्रवास की मात्रा की परिकल्पनाएं वैसे सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो जो प्रवास में सामान्य नियम है पुल और पुश फैक्टर का, जिसको एकदम एक लाइन वाला अगर आप संदेश कहें तो उत्पादन स्थल का जीरो होना, वहाँ पर उत्पादन ना होना, तो निश्चित तौर पर वो माइग्रेशन के लिए बाध्य कर देगा। और दूसरी जगह पर जहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर इकोनॉमी का स्ट्रांग होना या वहाँ पर इकोनॉमी का मिलना जो रोज़गार देगा रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और व्यवसाय करने के लिए, तो वहाँ पर जाकर माइग्रेंट रुक जाएगा। ये एक सामान्य स्थिति है और इसी के आधार पर चाहे कोई कितने भी नियम लगाए, चाहे ली लगाएं, चाहे जो है क्या कहते हैं रोवेंस्टीन लगाएं, चाहे जो है रैली लगाएं, ये सारे नियम एक जैसे ही हैं, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं मिलता है। प्रवास की मात्रा संबंधी जो परिकल्पनाएं हैं उसमें 6 परिकल्पनाएं ली गई। पहली परिकल्पना है किसी दिए गए क्षेत्र में प्रवास के क्षेत्र की विविधता डाइवर्सिटी ऑफ एरिया के अनुसार परिवर्तित होती रहती है और जिन क्षेत्रों में उच्चतर स्तर पर विविधताएं मिलती हैं उनमें उच्च स्तर पर प्रवास देखने को मिलता है। जनसंख्या की उच्च विविधता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, शिक्षा, आय और परंपरा संबंधी आधार पर वाले क्षेत्रों से प्रवास की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, जबकि समरूपता वाले क्षेत्रों में प्रवास की मात्रा कम देखने को मिलती है। प्रवास की मात्रा मध्यवर्ती बाधाओं से सीधा संबंध रखती है। इस प्रकार की बाधाएं जितनी अधिक होंगी प्रवास उतना कम होगा। एक चीज़ और भी है, पहले भी हमने आपको बताया हुआ था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि 10-10 पीढ़ियाँ तक उनके गांव में निकल गई और वो गांव से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया को उन्होंने देखा ही नहीं। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि उस गांव में इतना संसाधन संपन्न, उनकी प्राकृतिक भू संपदा इतनी संपन्न थी कि उनको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो अपने यहाँ खाते पीते और व्यवसाय कर लेते, अपना जीवनचर्या चलाते थे, आसानी से चलाते थे। तो ये मुख्य कारण रहा। तो प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक भू संपत्ति जो थी वो प्रवास के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हो जाएगी, प्रवास की बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। आर्थिक उतार चढ़ाव जो होता है, फ्लैक्चुएशन इन इकोनॉमी, तो भी प्रवास की मात्रा के लिए प्रभावित होता है। आर्थिक संकट के समय प्रवास की मात्रा कम होती है और आर्थिक विकास के समय प्रवास की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। यदि प्रवास पर प्रतिबंध लागू न हो तो प्रवास की मात्रा दर दोनों के अनुसार वृद्धि का अनुभव किया जा सकता है। एक बार प्रवास के बाद अगले चरण में सुगम हो जाता है। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के जो महाद्वीप हैं देखने को जो मिले उसमें इन्होंने श्वेत नीति लगा रखी है। अगर ये नीति अपनी हटा लें और लोगों को पूरी दुनिया से आमंत्रित करने लगें तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हमारे यहाँ का जो मज़दूर और जो है और वर्ग भी जाएगा तो 2 रोटी और भूरी चोखा खा के काम चला लेगा और रह लेगा और 1 गिलास पानी पीकर रह लेगा। लाइफ स्टैंडर्ड, मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड में रहकर काम चला लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचत करने के बारे में सोचेगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर देगा, वहाँ के लोगों के लिए नौकरी का संकट उत्पन्न कर देगा। इसीलिए उन लोगों ने जो है
पॉलिसी अपना रखी है, दूसरे लोगों को बैन कर रखा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को और बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में भी जाने के लिए स्पेशली बहुत सारी शर्तें हैं। अगर इनको नौकरी में रखने लगे तो यही लोग जाकर भर जाएंगे, दूसरे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। वहाँ के लोग बिल्कुल जो है निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और हो भी जाता है। इसलिए जो है नियम कानून और शर्तें रखी जाती हैं। प्रवास की मात्रा तथा दर या देश विकास की अवस्था के अनुसार बदलती रहती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जो है प्रवासन की संख्या अधिक देखने को मिलती है। प्रवास की धारा संबंधी परिकल्पनाएं। ली ने प्रवास की धारा संबंधी 6 परिकल्पनाओं को प्रकाशित किया, जिसमें प्रवास संबंधी सुनिर्धारित धाराओं वेल डिफाइंड स्ट्रीम्स में प्रमुख रूप से संपन्न होता है, क्योंकि अधिकांश प्रवासी एक निश्चित मार्ग और विशिष्ट उद्देश्य को दृष्टि में रखकर प्रवास करते हैं। निश्चित तौर पर आप अपने आसपास के गांव या शहर में देखते हैं कि जिस गांव में एक आदमी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता या जो है हीरे के काम करने वाली फैक्ट्री में काम करने चला गया, तो उस गांव से वो अपने आस-पास पड़ाव, दोस्त, मित्रों, नात, रिश्तेदार को सबको खींच के लेके चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो सारी परिस्थितियों को हैंडल कर लेता है आसानी से। प्रत्येक प्रमुख प्रवास की धारा के प्रवास के प्रतिधारा जो होती है काउंटर स्ट्रीम विकसित हो जाती है। प्रवास स्थल पर प्रतिकर्षक पुश प्रभावी होने लगता है और प्रवाह दक्षता एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रीम्स अधिक हो जाती है। उद्गम एवं गंतव्य स्थल जो होता है सामान्य विशेषताओं वाले होने पर प्रवास धारा, प्रवास प्रतिधारा दोनों निम्न हो जाती हैं। जब तक कठोर बाधाएं लागू नहीं की जाती तब तक आयतन तथा दर समान समय में साथ साथ बढ़ती जाती हैं, और इस प्रकार प्रवास जब एक बार हो जाता है तो वह पुनः सरलता से होने लगता है। क्योंकि प्रवास जो पहली बार करता है वो सारी समस्याओं को समाप्त कर लेता है, सारी चीज़ों को जान लेता है, और आसानी से जब जान लेता है तो वो आके लोगों को आकर्षित करने लगता है और सुगम हो जाती है। आर्थिक दशाओं में परिवर्तन के साथ साथ प्रवास प्रवाह की जो क्षमता होती है परिवर्तित होती जाती है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या प्रवाह अधिक और निर्धन लोगों में कम देखने को मिलती है। प्रवास संबंधी विशेषताओं की परिकल्पना। ली महोदय ने 7 प्रकार की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जो प्रवास उद्गम स्थल से ऋणात्मक घटकों के कारण प्रवास करते हैं उन्हें ऋणात्मक चयन कहते हैं। नेगेटिव सेलेक्टिविटी प्रवासी कहा जाता है। उद्गम स्थल तथा गंतव्य स्थलों के धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकारों से प्रभावित लोग प्रवास करते हैं, और धनात्मक पॉजिटिव सिलेक्शंस जो होते हैं मध्यवर्ती बाधाओं के कारण बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये बाधाएं कमज़ोर एवं अक्षम प्रवास को प्रतिबंधित करती हैं। उद्गम स्थल गंतव्य स्थल के मध्य जनसंख्या प्रवासों के मुख्य धारा से उत्पन्न होने पर अधिक संख्या में प्रवास देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश प्रवासी सामान्यतया एक निश्चित मार्ग, एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर प्रवास करते हैं। वो उद्देश्य होता है हाउ टू अर्न मनी, मोर एंड मोर मनी। अर्थव्यवस्था के पीछे ही जो है प्रवास देखने को मिलता है। कभी कभी विषम परिस्थिति में प्रकृति जन्य भी प्रवास जो है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि टेहरी डैम को खड़ा करने के लिए पॉलिटिकल कारण भी हो गए। पॉलिटिकल कारण के चलते टेहरी डैम बनाना था, गंगा की धारा को उल्टा करना था, विद्युत उत्पादन करना था, तो निश्चित तौर पर टेहरी गांव को समाप्त कर दिया गया। अभी जैसे मान के चलिए कि अभी किसी गांव में, किसी राज्य में, किसी स्थान पर जो है खनिज पदार्थ उस गांव में मिल जाए तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वहाँ के गांव को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उस स्थान को खाली करा देंगी और आपको वहाँ का मुआवजा देकर आपको बेदखल कर देंगी। या दूसरी चीज़, यदि बड़ी बड़ी कंपनी सपोज दैट एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, यदि वो अपने प्लांट को लगातार डेवलप कर रहा है तो गांव को लीलता चला जाएगा और वहाँ से गांव को व्यवस्थित करके हटाता चला जाएगा। आप नहीं हटाएंगे, ज़बरदस्ती हटा देगा, मुआवजा दे देगा, आपके एक आदमी को वो रोज़गार पर रख लेगा। तो जब रोज़गार मतलब जब कंपनीज बढ़ती हैं या फैक्टर्स बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि प्राकृतिक रूप से जो है भी हटने के लिए गांव को वो बाध्य कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं।
केवल इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल, बल्कि इकोनॉमिकल या इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। प्रत्येक प्रवास मुख्य प्रवाह की प्रतिधारा में विकसित होता है और जीवन चक्र की कुछ अवस्थाओं में प्रवास बहुत अधिक देखने को मिलता है, अर्थात प्रवास आयु चयनात्मक होता है। कुछ विशिष्ट आयु वर्ग के लोग आयु वर्ग की तुलना में अधिक प्रवास करते हैं। उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल में जनसंख्यात्मक विशेषताओं के औसत या मध्यवर्ती गुणों के अनुरूप ही विशेषताएं रखती हैं, जिसका प्रमुख कारण है प्रवास से ही पहले ही कुछ सीमा तक गंतव्य स्थल पर निवासित समाज को पसंद करते हैं तथा गंतव्य स्थल के कुछ विशेष धनात्मक कार्यों को आकर्षित करने में लगे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है? जब एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह एक राष्ट्र की सीमाएं पार करके विभिन्न कारणों से किसी दूसरे राष्ट्र में जाकर बस जाता है तो ऐसा प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी देश में रहने के उद्देश्य से विदेश से आता है तो उसे उस देश में आव्रजक या प्रवासी नागरिक एमिग्रांट्स कहा जाता है, जबकि जिस स्वदेश को वह छोड़ता है उस देश में वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आव्रजक या बहिर्गंतुक एमिग्रांट्स कहलाता है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण प्रवाह, मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशंस स्ट्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, पिछले 3 शताब्दियों में हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में बृहत स्तर पर कई महत्वपूर्ण जन स्थानांतरण देखने को मिले हैं, जिनमें विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वास्तव में विश्व में बृहत स्तरीय प्रवास का प्रमुख प्रारंभ यूरोप से देखने को मिलता है, जो अंध युग की डार्क एज की समाप्ति के बाद पुनर्जागरण एज में रेनेसां पीरियड में देखने को मिला। 13वीं शताब्दी के बाद यूरोपियन के लोग विश्व के सुदूरवर्ती भागों में सफल यात्राएं करके विश्व के विभिन्न भागों में, यदि कहें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, या आप कह लीजिए एक तरीके से पूरी पृथ्वी पर उन्होंने फैलकर पहली बार विश्व मानचित्र लाया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा असंख्य सागरीय द्वीपों पर सफल खोज किया। 13वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य की गई ये सफल खोज 17वीं शताब्दी के बाद यदि हम देखते हैं तो सागरीय यात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी कार्य किया के कारण यूरोपियों ने जहां नए नए भूभागों को खोजा, अपने विदेशी व्यापार संबंध स्थापित किए, वहीं दूसरी ओर देखते हैं नए नए भूभागों को अपने साथ उपनिवेशों व साम्राज्यों को सफल स्थापना की और जनाधिक्य की समस्या के कारण पीड़ित यूरोपियों को लाखों लोगों ने उपनिवेशों में जाकर अस्थायी रूप से बसने भी लगे। साथ ही साथ बागाती कृषि के लिए मजदूरों को इन लोगों ने जगहों जगहों से उठाकर सशर्त और दास बनाकर अपने देश ले आकर मजदूरी करवाया और आवश्यकता पड़ने पर अफ्रीकन देशों में गुलामों के साथ व्यापार भी किया। 1700 के बाद विश्व में हुए प्रमुख स्थानांतरण को 5 भागों में विभाजित किया। अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।